तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इससे हर एक साल 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। एक पेपर में? हाँ, पेपर में। और किधर आएंगे? जेई मेंस के हिसाब से बताऊं तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो 1-2 क्वेश्चंस आने की संभावना तो पूरा अच्छे तरीके से। और अगर जे एडवांस की बात करो तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर 1 पेपर 2 मिला करके ज्यादा हो जाएंगे, तो 3 क्वेश्चंस तो आराम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से तुम्हारे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है, और इससे क्वेश्चन भी काफी अच्छे बनते हैं। अगर तुम्हें काफी टफ क्वेश्चन देना हो तो दे आ सकता है। तो पिछले साल का तुम रिकॉर्ड निकाल करके चेक कर लो, 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसे। और आगे का क्या रहेगा पैटर्न उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ पहले से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इस पे क्वेश्चन इतने आ रहे हैं, तो आगे भी मान करके चलेंगे कि है आएगा ही आएगा। और 12th के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई में तुमसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाएंगे इससे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसके कारण से इंडक्शन की बातें होंगे, है ना। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? जो चीज नहीं है उसको पैदा करना, इंड्यूस करना। ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो तुमने क्या करा, सोलिनॉइड में करंट फ्लो करा दिया और मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया। कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर था, पूरा का पूरा अनचार्ज था, है ना, ये हमारे पास एक कंडक्टर था और ये न्यूट्रल था। तुमने क्या कर दिया, इस जगह पे एक नॉर्थ पोल लेकर के आ गया, तो सॉरी, एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ गया, डायपोल की बात कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ गया यहाँ पे, तो सारे नेगेटिव चार्जेस को इसने अट्रैक्ट कर लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज आयन इंड्यूस हो गया, है ना, और इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। तो ये बेसिकली इंड्यूस करने का मतलब ये होता है कि जो चीज नहीं है उसे प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ चीजें नहीं होंगी उसे हम लोग इंड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन काफी ज्यादा है, और इसी के कारण से हम लोग डायनमो वगैरह जो है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज हो पा रहे हैं। उसको हम लोग डेप्थ में समझेंगे, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। फैराडेज के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह क्या आते हैं, उन्होंने क्या किया जिसके कारण से ये चीजें आए। हम लोगों ने ईएमएफ जो पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें क्या पढ़ा था, एम्पियर सर्किटल लॉ देख लिया था, है ना, और उसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह भी निकाल लिए थे, लेकिन कहीं पे भी फ्लक्स का नाम नहीं आया था। इस चैप्टर में हम लोग सारे के सारे काम फ्लक्स से डील करेंगे, और साथ ही साथ इंडक्शन जो होगा वो भी डील करेंगे। लास्ट वाला पार्ट सबसे ज्यादा टफ होगा, एक तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। तो ये दोनों पार्ट काफी ज्यादा टफ है और काफी इंपॉर्टेंट। टफ तो देखो क्या होता है, पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, तो ऑन एन एवरेज के लिए देखा जाए तो वो थोड़ा सा रिलेटिवली मतलब टफ पड़ेगा, लेकिन अच्छे तरीके से समझोगे तो आराम से समझ में आएगा। टफ इसलिए पड़ता है कि तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तो तुम्हें वैसे ही टफ पड़ेगा। अगर तुम रेगुलर क्वेश्चन करते रहोगे, इसके फॉर्मूलेज याद करोगे, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से ध्यान में रहेगा, तो टफ तो नहीं होगा। तो चलो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं क्या क्या हुआ कि एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन लिया गया, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का रीजन लिया गया, और इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एक लूप रखा गया, और इस लूप में कोई भी करंट वगैरह फ्लो नहीं कर रहा था, सिर्फ लूप को रखा गया।
और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में या फिर बाहर के डायरेक्शन में हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की डायरेक्शन में भी हम लोगों ने ऐसा अज्यूम किया हुआ, एंड दिस इज द लूप। तो ये जो लूप होगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसमें, ये सिर्फ एक वायर है, ठीक है, सर्कुलर वायर। तो सबसे पहले केस में क्या किया गया, फर्स्ट केस में इस रेडियस को कांस्टेंट रखा गया, उसको चेंज नहीं किया गया, और मैग्नेटिक फील्ड को धीरे धीरे करके इंक्रीज कराया गया। पहले केस में देखो, अगर हमारा आर कांस्टेंट और बी कांस्टेंट है तो कुछ भी नहीं हुआ, उसने देखा कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराया गया, या तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जा सकता है या फिर एक कांस्टेंट रेट से मैग्नेटिक फील्ड को घटाया जा सकता है। तो जैसे देखा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो इस वायर में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। डेट मीन्स इस करंट सर्कुलर वायर में एक करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट इंड्यूस हो गया। करंट इंड्यूस्ड, एक करंट इंड्यूस हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। काफी सरप्राइज हुआ कि मैंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया और वो जो लूप था उसमें अचानक से करंट फ्लो करने लग गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिल गई मुझे और एनर्जी जनरेशन स्टार्ट हो गया। फिर सोचा कि चलो दूसरा काम करके देखते हैं। दूसरे केस में क्या किया गया, सेम मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में था और इस बार मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कराया गया, बोला कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करते हैं और देखते हैं फिर क्या होगा। और इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की डायरेक्शन में, उसे कांस्टेंट रखा गया। तो पहला तो हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा और रेडियस कांस्टेंट रखा गया तो करंट क्या देखा गया, जीरो। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा गया लेकिन उसके रेडियस को कंटिन्यूअसली बढ़ाया गया, या तो घटाया जा सकता है या तो फिर बढ़ाया जा सकता है। तो रेडियस को बढ़ाया गया या फिर घटाया गया। तो इस केस में भी देखा कि करंट फ्लो करने लग गया, करंट इंड्यूस हुआ। मतलब कि तुमने क्या करा, सबसे पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराया तो करंट प्रोड्यूस हुआ। तुमने दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड को वेरी नहीं कराया, रेडियस को वेरी कराया, मतलब रेडियस इसका कंटिन्यूअसली बढ़ने लग गया या फिर कंटिन्यूअसली घटने लग गया। तो दोनों केस में देखा जा रहा था करंट फ्लो कर रहा है। एक थर्ड केस किया गया कि जिसमें सोचा गया कि मैं इन दोनों चीज को वेरी नहीं कराता हूँ और किसी और तरीके से फिर करंट को इंड्यूस करने की कोशिश किया गया। देखो, तो उसने क्या किया, इस बार ना तो रेडियस को चेंज किया, ना ही मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, लेकिन उसने इस बार क्या किया, इस एक्सिस के अबाउट, इस लूप को रोटेट कराया, इस एक्सिस के अबाउट इस लूप को रोटेट कराया ओमेगा से। तो फिर देखा कि अगर मैं इन दोनों को भी कांस्टेंट रखता हूं तो भी करंट इंड्यूस हो जाता है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इन तीनों में ऐसा क्या कॉमन है जिसके कारण से करंट इंड्यूस हो रहा है, या फिर मैं उसका रीजन बता सकता हूँ।
बोलो क्या लग रहा है तुम्हें, इसका क्या रीजन हो सकता है? तो थोड़ा तो हिंट मैंने पहले ही दे दिया कि प्रीवियस चैप्टर में हमने फ्लक्स नहीं पढ़ा था, तो इस चैप्टर में हम लोग फ्लक्स पढ़ेंगे। अगर तीनों केस को तुम ढंग से देखो तो तीनों केस में फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है, तीनों केस में फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। याद है क्या फ्लक्स का फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड का तो याद होगा ना, उसी को मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने बना दिया है। तो इसमें देखो फ्लक्स जो है हमारा वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और उसके कारण से फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट। फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट। पहले केस में देखा गया फ्लक्स अगर कांस्टेंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, उसके कारण से फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, उसके कारण से करंट इंड्यूस हुआ। सेकंड केस में भी देखा कि रेडियस को कांस्टेंट नहीं रखा है, उसको चेंज कर रहा है। जिसको अगर रेडियस कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो एरिया वेक्टर चेंज होगा, और एरिया अगर इंक्रीज होगा तो फिर से फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा, और फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। मतलब बेसिकली तीनों चीज में मुझे कॉमन देखना था। तो थर्ड केस में ऐसा क्या चीज हो रहा है? थर्ड केस में भी चेंजेस हो रहा है फ्लक्स। कैसे? ये तो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये बनेगा बी ए कॉस थीटा। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, रेडियस तो तुमने फिक्स रखा है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो एंगल होगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एरिया एंगल होगा डेट विल चेंज, और उसके कारण से फ्लक्स हमारा कांस्टेंट नहीं होगा और फिर इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो इन तीनों केस में एक ही कॉमन नजर आया, एक ही चीज कॉमन दिखा कि हाँ फ्लक्स से रिलेशन है, और फिर फ्लक्स से जैसे रिलेशन हमें पता चला और फिर हम लोगों ने फिर इस पे स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले फेराडेज ने इस पे कुछ लॉज वगैरह दिए और उस लॉज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction क्या था? उसने क्या बातें बताई? पहला जो उसने बात बताया कि जहां पे भी फ्लक्स का चेंज होगा और वहां पे फ्लक्स के चेंज के कारण से ईएमएफ इंड्यूस होगा। बेसिकली ईएमएफ क्या होता है? हमारा बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ना, उसे ईएमएफ हम लोग बोलते हैं। और वो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हम लोग बोल सकते हैं करंट आएगा, जो कि हम लोग ऊपर देख रहे थे। तो अभी मैं सिर्फ करंट के बारे में बता रहा था कि हाँ इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, है ना। तीनों केस में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, लेकिन इनिशियली करंट नहीं दोहराया गया था। बाद में जब कुछ चेंजेस किए गए तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर रेडियस या फिर एंगल के चेंज होने के कारण से फ्लक्स चेंज हुआ और उसके कारण से करंट इंड्यूस हो गया। तो करंट इंड्यूस होना मतलब कि ईएमएफ इंड्यूस होना, उस सर्किट में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। तो फैराडेज ने इन सभी एक्सपेरिमेंट को किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर इस चीज को बताया। तो उसने स्टेटमेंट बोला कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ in any coil is equals to the rate of change of flux.
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और इसको हम लोग वर्ड्स में लिख देते हैं डेट EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और फेराडेज ने सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताया, डायरेक्शन को नहीं बताया कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। करंट तो फ्लो करेगा तो करंट तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। इसने डायरेक्शन को नहीं बताया, इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताया। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF लिखा हुआ है इन एनी कॉइल इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिखना ज्यादा सही रहेगा। इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये हमारा EMF इंड्यूस्ड हो गया, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू d phi by dt, और उस पर मॉड अप्लाई कर देंगे। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? लेंस लॉ से पता चलेगा डायरेक्शन, जिसको हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो पहले फाई के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। फाई क्या होता है हमारा? फ्लक्स, और फ्लक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। नीचे मैं लिख देता हूँ द डायरेक्शन ऑफ करंट will be determined by Lenz law। ये थोड़ी देर में भी हम लोग देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बोलो, क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हमारा फोर्स होता है, फोर्स हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। हालांकि अगर तुम एक वायर लोगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उसी मूवमेंट के कारण से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन मैं अगर ऑब्जर्वर हूं और ऑब्जर्वर खुद इस VD से मूव करना स्टार्ट कर दे, तो फिर तो ये स्टेशनरी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और अगर स्टेशनरी हो गया चार्ज, तो फिर तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं करना चाहिए। तो फिर ये वापस से मैग्नेटिक फील्ड को मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ? तो इसके लिए दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर मैं VD से चलना स्टार्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट क्या होता है? होल्स। तो होल्स जो हैं वो ऊपर के डायरेक्शन में इफेक्टिवली मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखेंगे हम लोग। तो अब ये जो होल्स हैं, ये यहाँ पे इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड is independent of frame of reference। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इंडिपेंडेंट होता है। तो चलो पहले फ्लक्स वगैरह देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैट में फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसा हम लोगों ने वहां पे डिफाइन करा, सेम हम लोग यहाँ पे
भी फ्लक्स डिफाइन करेंगे। फाई इज इक्वल टू क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जो फील्ड लाइंस है वो कितने क्रॉस कर रहे हैं, that is called flux। और इसका डेफिनेशन क्या बोला जा सकता है, इट इज बेसिकली द काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ VA cos theta, where theta is the angle between the magnetic field and the area vector। let's say कि हमारा जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा है, तो एरिया वेक्टर इधर होगा, दिस विल बी द एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, लेट्स से दिस इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो एक थीटा एंगल बना रहा है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मुझे एंगल देखना है, ना कि प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो एरिया वेक्टर हो सकता है वो दो डायरेक्शन में हो सकता है। अगर कोई भी एक ऐसा एरिया है जो कि ओपन है, तो उसका दो एरिया वेक्टर हो सकता है, आइदर दिस वन और आइदर दिस वन। ये दोनों एरिया वेक्टर यूज किया जा सकता है। तो हमें चूज कौन सा करना है, कोई सा भी लेके चल सकते हैं, ये भी लेकर के चल सकते हैं और ये भी लेकर के चल सकते हैं अगर ओपन एरिया वेक्टर है तो। लेकिन अगर हमारा क्लोज्ड है तो क्लोज्ड के लिए ऑलवेज क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। जैसे कि ये क्लोज्ड है, तो ऊपर वाले का जो एरिया वेक्टर होगा ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, इस वाले का आउटवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस तरीके से। तो दिस विल बी द एरिया वेक्टर। और ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला है। अगर छोटे से के लिए देखें तो तो इस फ्लक्स को छोटा एरिया के लिए इस तरीके से लिखा जाएगा, B डॉट डी है, और इंटीग्रेशन डाल दिए। So flux is basically what? The count of field lines passing through the, it is the count of field lines passing through any cross section area। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, फिर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, और इसके बीच का जो एंगल दे रखा है डेट इज 37 डिग्री। और ये जो है मेरे पास एक रिंग है जिसका रेडियस r है। तो पूछा फाइंड द फ्लक्स थ्रू द एरिया। इस एरिया के थ्रू अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, I is equals to B dot A, which is BA cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड को B में रहने दो, एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और एंगल जो होगा वो ये होगा, दिस विल बी द एरिया वेक्टर एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। cos 53 कितना होता है, 3/5, 3/5 B इंटू पाई r स्क्वायर। तो काफी बेसिक क्वेश्चन दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि this is x axis and this is y axis, और एक प्लेट है वो ऐसा है which is in xy plane, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, दिस इज z and the magnetic field is in this direction at an angle of 37 डिग्री।
इसका रेडियस r दिया गया, पूछा गया फाइंड फ्लक्स। सॉल्व करो इसको, देखो कैसे क्या करेंगे। देखो तो हम लोग जनरली इसमें क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट ले सकते हैं ना। ध्यान से देखो, तो एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा विच विल बी बी कॉस 37, और एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा विच विल बी बी साइन 37, और एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। इसके कारण से कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा क्योंकि एरिया वेक्टर और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं फाइव नेट बोलूं तो फाइव वन प्लस फाइव टू आएगा। तो ये है मेरा फाइव वन विच इज 0, एंड फाइव टू कितना हो जाएगा, बी साइन 37 इंटू एरिया। तो ये आ जाएगा बी ए साइन 37, दैट इज 3/5। या फिर इसको तुम डायरेक्टली एंगल से भी कर सकते, तो मैं इस तरीके से बताया क्योंकि मुझे एक के कारण से 0 बताना था। मतलब कि अगर कोई भी फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस करके नहीं निकल पा रहा है तो काउंट कितना हो गया, 0, है ना। काउंट 0 का मतलब फ्लक्स 0 हो गया। तो मैं काउंट को ध्यान में रखना है, आगे हमें काउंट ही काम में आने वाला है। बराबर है क्या? ओके, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और मेरे पास एरिया वेक्टर दिया गया ऐसा। ये दो स्क्वायर प्लेट्स हैं, ठीक है। दोनों स्क्वायर प्लेट को इस तरीके से इन दोनों प्लेन में रख दिया गया है, और दोनों के जो साइड लेंथ है a है, स्क्वायर प्लेट्स हैं ऑफ कोर्स। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में 37 डिग्री पे B। तो पूछा गया बताओ कितना होगा फ्लक्स, फाइंड नेट फ्लक्स। ठीक है, सॉल्व करो। चलो करते हैं, देखो सब जीएस पर है क्या? चेक करेंगे। देखो एक तो ये वाला है एरिया, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला है। इन दोनों के कारण से मुझे फ्लक्स देखना है। तो इसके कारण से फ्लक्स फाइव वन बोल लेता हूँ और इसके कारण से फ्लक्स फाइव टू बोल लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट लेता हूँ, एक इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कितना हो जाएगा, b cos 37 दैट इज 4b/5, और एक इस डायरेक्शन में होगा 3b/5। तो फ्लक्स वन कितना होगा, पहले तो मैं वन निकाल लेता हूँ। फाइव वन कितना होगा, वन के लिए क्या सिर्फ यही फ्लक्स दे पाएगा, ये वाला तो कोई फ्लक्स देगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड विच इज 4b/5, और फाइव टू कितना हो जाएगा, सिर्फ इस एरिया के लिए यही वाला फ्लक्स हो पाएगा, बाकी दूसरा तो 0 दे देगा। तो ये हो जाएगा एरिया और 3b/5। और ये कैसा क्वांटिटी है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है।
स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, phi1 प्लस phi2। वेक्टर होता तो वेक्टर की तरह हमें देखना पड़ता, लेकिन ये स्केलर है, तो इसको इस तरीके से ऐड करेंगे, a स्क्वायर टू 4e बाय 5 प्लस 3a स्क्वायर b बाय 5। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर चलो बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास से देखेंगे।